ठीक हैं? आप चांदनी वर्मा हमारे साथ हैं और सिमरजीत है, अनमोल साहब है, अनंत कुमार है, प्रशांत सिसोदिया जी हैं। राधे राधे, राम राम, सुस्वागतम। ठीक है आप सभी? तो माय डियर फ्रेंड्स, हम लोगों ने स्टार्ट किया है केमिस्ट्री का अपना पहला टॉपिक का नाम है परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर, जिसका पार्ट 4 आज हम डिस्कस करने वाले हैं। पिछले क्लास में हमने समस्थानिक स्टार्ट किया था, यानी आइसोटोप। उसी सिलसिले को आज हम आगे बढ़ाने वाले हैं। तो सिमरजीत जो है वो पंजाब से हैं। स्वागत है पंजाब की धरती से आपका। अमित साहब राम राम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे सभी और अपनी तैयारियों में मसरूफ़ होंगे। हर्ष मिश्रा साहब बिल्कुल आइए, सिलेक्शन के बाद आइए तो और मज़ा आएगा। इस दुनिया में कोई नहीं है मेरा, हर्ष मिश्रा जी। अरे दुनिया, सारी दुनिया आपकी है अगर आप चाहें तो, है ना? अपनाना होगा ना दुनिया को। आप समझ लीजिएगा दुनिया में मेरा कोई है नहीं तो फिर कोई नहीं बचेगा, है ना? समझिए सारी दुनिया हमारी है, ठीक है? तो चलिए, दीपक मिश्रा जी हमारे साथ हैं। जय श्री राम दीपक मिश्रा जी, ठीक हैं आप? तो सभी को हमारा राम राम, राधे राधे। बसंत हमारे साथ हैं, बशारत साहब हमारे साथ हैं कश्मीर से। स्वागत, खैर मकदम, इस्तकबाल सभी का, ठीक है? तो हम लोगों ने आइसोटोप स्टार्ट किया था, यानी समस्थानिक की बात की थी। और आइसोटोप्स जो है एक ही एलिमेंट के डिफरेंट एटम्स हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन मास नंबर डिफरेंट होता है कि नहीं? मास नंबर डिफरेंट होता है। तो जैसा कि मैंने कहा कि कार्बन का कोई एलिमेंट है और उसमें कार्बन के क्या होंगे, परमाणु होंगे। जैसे मैं आपसे कहूँ कि ये कार्बन का कोई एलिमेंट है, सपोज दिस इज द एलिमेंट ऑफ कार्बन, दिस इज द एलिमेंट ऑफ कार्बन माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज द एलिमेंट ऑफ कार्बन, है ना? कार्बन का एलिमेंट है, कार्बन का तत्व है। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट इट हैज ओनली कार्बन एटम्स, it contains only carbon atoms, it is made up of carbon atom only, carbon 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 carbon। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, मास नंबर कितना? तो जनरली 12, लेकिन किसी का 14, किसी का 12, किसी का 14, किसी का 12, किसी का 14। तो एलिमेंट्स के वैसे एटम जिनका एटॉमिक नंबर क्या है, सेम है, लेकिन मास नंबर क्या है, डिफरेंट है, क्या कहलाते हैं? आइसोटोप्स कहलाते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आइसोटोप्स में क्या डिफर करेगा, समस्थानिकों में क्या भिन्न होगा? आइसोटोप्स आर डिफर इन, क्या बताइए? आइसोटोप्स आर डिफर इन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। टेल मी। एक तो है कि आइसोटोप में क्या डिफरेंट होता है, तो मास नंबर डिफरेंट होता है, ये तो ठीक है, ये तो डेफिनेशन में ही आपको पता चल गई। लेकिन अगर मैं पूछूं कि आइसोटोप्स आर डिफर इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, टेल मी। प्रीति ओझा बताइए, शनि गुप्ता, पंकज साहब, रोहित कुमार, प्रकाश कुमार, अंजलि नायक, अनिकेत झांसी, जितने लोग भी लाइव हैं, जितने लोग भी लाइव हैं बताइए। मैथ की क्लास भी चल रही है? प्रकाश, देखते हैं इसको क्या इश्यू है, चेक करवाता हूं मैं। तो आज का वक्त दीजिए मुझे। तो देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि आइसोटोप में क्या डिफर करेगा, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफर करेंगे। भिन्न होता है न्यूट्रॉनों की संख्या। कैसे? अभी समझाता हूं, घबराना नहीं है बिल्कुल। समस्थानिकों में भिन्न होती है तो न्यूट्रॉनों की संख्या। जैसे देखिए, कार्बन के दो समस्थानिक आपको है ना, कार्बन 12 और कार्बन 14, कार्बन 12 एंड कार्बन 14। अब इसमें अगर हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालें तो कैसे निकालेंगे? ठीक है, कैसे निकालेंगे? तो ये तो हो गया आपका आइसोटोप, ये हो गया आपका आइसोटोप, मतलब समस्थानिक। यहां पर प्रोटॉन, यहां पर इलेक्ट्रॉन, यहां पे न्यूट्रॉन। तो आप मुझे बताइए कि कार्बन
12 में प्रोटॉन्स कितने होंगे? तो कहेगा सर एटॉमिक नंबर 6 है तो प्रोटॉन भी 6 होगा। अब जब प्रोटॉन 6 है तो इलेक्ट्रॉन्स भी 6 होंगे। न्यूट्रॉन निकालने के लिए क्या करते हैं, इससे इसको माइनस कर देते हैं, तो 12 माइनस 6 6 हो गया। लेकिन वहीं पर अगर हम कार्बन 14 की बात करें तो प्रोटॉन तो इसमें 6 होंगे, इलेक्ट्रॉन भी क्या होंगे 6 होंगे, लेकिन न्यूट्रॉन 14 माइनस 6 कितना हो गया 8। तो अगर मैं आपसे बात करूं कि समस्थानिकों में देखिए प्रोटॉनों की संख्या क्या है, सेम है, प्रोटॉनों की संख्या क्या है, समान है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है, क्या डिफर हुआ, न्यूट्रॉनों की संख्या। ऐसे भी सोचना चाहिए था ना आपको कि समस्थानिक कहने का मतलब कि एटॉमिक नंबर सेम, तो एटॉमिक नंबर सेम तो प्रोटॉन सेम, और अगर प्रोटॉन सेम तो इलेक्ट्रॉन सेम, तो डिफर क्या किया होगा, डिफर क्या किया होगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। एकदम आसान। अच्छा एक और बात अगर मैं आपसे पूछूं कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोटोप्स आर सेम और डिफरेंट, टेल मी। समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान होते हैं कि भिन्न होते हैं? समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान होते हैं कि भिन्न होते हैं? ये समझ में आया सबको या कोई दिक्कत है? आंचल कुमारी पूछ रही है कि कार्बन में 12 से 14 कैसे होता है? नेचर में होता है। कार्बन, कुछ कार्बन देखिएगा नेचर में, प्रकृति में, तो उसका मास 12 है, किसी का 14 है। तो जिसका परमाणु संख्या वह एटम जिसकी परमाणु संख्या समान और द्रव्यमान संख्या भिन्न, इसी को तो समस्थानिक कहते हैं। पिछली क्लासेस नहीं देखी है क्या? कल की क्लास, कल संडे था तो कल कैसे क्लास होगा? संडे को भी चाहिए क्लास क्या? फिर बच्चे हड़बड़ाने लगेंगे। सैटरडे को क्लास ले लेता हूँ, उसमें तो बच्चे कहते हैं कि सर सैटरडे को छोड़ दिया करिए। मैथ की क्लास भी लाइव हो रही है और मूल विधि की भी लाइव हो रही है। अलग अलग बैचेस ले रखे हैं, इसलिए क्लैश हो रहा है आपका। ठीक है, हम इसको देखते हैं। पंजाब के लिए प्रे करें। बिल्कुल, बात आ रही है समझ में? तो केमिकल प्रॉपर्टीज जो होगी वो सेम होगी कि डिफरेंट होगी, जल्दी बताइए। हरिंदर कह रहे हैं कि डिफरेंट होगी, सपना कह रहे हैं कि सेम होता है। सब्जेक्ट की क्लास कब से शुरू होगी? सब शुरू हो जाएगी धीरे धीरे। शनि गुप्ता पूछिए क्या पूछ रहे हैं? क्या कोई भी शो नहीं करता? अंश कह रहे हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी? सेम होगी। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोटोप्स आर सेम। समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान होते हैं। क्यों? समस्थानिकों के रासायनिक गुण जो हैं समान होते हैं, याद कर लीजिएगा। तो दो चीजें याद करना है आपको कि समस्थानिकों में न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है और समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान होते हैं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन समान होते हैं, है ना। समस्थानिकों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? सेम होते हैं, है ना। इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होने के कारण इनके रासायनिक गुण समान होते हैं। इलेक्ट्रॉनों की संख्या संख्या समान होने के कारण इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? समान होती है, इसलिए इनके रासायनिक गुण समान होते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, केमिकल रिएक्शन होते हैं, उसमें कौन पार्टिसिपेट करता है? तो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है। तो इसका चौथा पार्ट है। और अगर आपने पिछले पार्ट्स मिस किए हैं तो जाहिर सी बात है कि आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि बेसिक बातें हमने पढ़ाई हैं पहले, है ना, कि कैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्या है ये भी नहीं पता है किसी को, तो फिर कैसे समझ में आएगी? ठीक है, चलिए ये हो गई बात। हाँ, बायो की क्लास 4 बजे होगी ना। तो अब आते हैं यूजेज ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स, है ना। यूजेज ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स, हेडिंग डाल लीजिएगा। यूजेज ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स, रेडियो सक्रिय समस्थानिकों के उपयोग, रेडियो सक्रिय समस्थानिकों के
उपयोग, इसको याद कर लेना है, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा बिल्कुल। यूजेस ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स, जैसे मैंने कहा आइसोटोप्स का मतलब क्या होता है, वह एटम जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है बट मास नंबर डिफरेंट होता है, परमाणु संख्या समान द्रव्यमान संख्या भिन्न, ये क्या कहलाते हैं, आइसोटोप्स। तो आइसोटोप्स का मतलब हुआ कि वैसे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान, एटॉमिक नंबर सेम और मास नंबर यानी द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार क्या होते हैं, समान होते हैं। अब देखिए इसमें से ये जो है, ये कार्बन 12 जो है ये नॉर्मल होता है, सामान्य होता है ना। लेकिन ये कार्बन 14 वाला जो होता है वो रेडियो एक्टिव होता है। क्या होता है, रेडियो एक्टिव होता है, रेडियो सक्रिय होता है। समझिएगा बात को, समझ में आ जाएगा, ऐसा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। आगे हम रेडियो एक्टिविटी एक टॉपिक ही आपको पढ़ाएंगे, है ना, काफी डिटेल से बात करेंगे इसके बारे में। अभी सिर्फ इतना जान लीजिए कि कुछ एलिमेंट नेचर में ऐसे होते हैं, कुछ तत्व नेचर में ऐसे होते हैं जो टूटते हैं, है ना, डिसइंटीग्रेट होते रहते हैं और टूटने के दौरान कुछ रेज मतलब कुछ किरणें भी निकालते हैं, जैसे कि अल्फा बीटा गामा। तो ऐसे तत्व को हम क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो कुछ भी बहुत सारे आइसोटोप ऐसे हैं जो रेडियो एक्टिव है, मतलब वो रेज निकालते हैं, और उन रेडियो एक्टिव आइसोटोप का हमारे दैनिक जीवन में काफी इंपॉर्टेंस है। जैसे पहला है कार्बन 14, क्या है, एक है कार्बन 12 और दूसरा है कार्बन 14। ये जो कार्बन 14 है वो क्या है, रेडियो एक्टिव है। तो इस कार्बन 14 का इस्तेमाल कहाँ होता है, तो कार्बन डेटिंग में किया जाता है। तो डायरेक्ट आपको याद रख लेना है कि निम्नलिखित में से कार्बन डेटिंग में किसका इस्तेमाल होता है, कार्बन डेटिंग में किस रेडियो सक्रिय समस्थानिक का इस्तेमाल होता है, तो कहिएगा सर कार्बन 14 का। किसका, कार्बन 14 का। और आप से अगर पूछ लिया जाए कि कार्बन डेटिंग क्यों करते हैं, तो याद कर लीजिएगा, कार्बन डेटिंग क्यों करते हैं, टू डिटरमाइन एज ऑफ फॉसिल, जीवाश्म की आयु का पता लगाने के लिए, जीवाश्म की आयु का पता लगाने के लिए। तो जीवाश्मों की आयु का पता लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कार्बन डेटिंग, और कार्बन डेटिंग में यूज क्या करते हैं, कार्बन 14 का। जीवाश्म आप समझते हैं ना, मृत जीवों के जो अवशेष होते हैं उसको जीवाश्म कहते हैं, फॉसिल कहते हैं। जैसे मान लिया कि कोई एनिमल है, कोई प्लांट है, भूकंप आया और जमीन के नीचे दब गया। अब जमीन के नीचे मिट्टी के अंदर उसकी जो बॉडी की शेप बन गई, है ना, सांचा बन गया। उसके बाद जो मसल्स हैं ये तो सारा गल जाएगा, खत्म हो जाएगा, अपघटित हो जाएगा। हड्डियां हो गई, दांत हो गए, और जो उसका मिट्टी में शेप बन गया, इसको सब एक साथ हम क्या कहते हैं, जीवाश्म कहते हैं। तो जीवाश्म की आयु का पता लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कार्बन डेटिंग। और कार्बन डेटिंग में इस्तेमाल किसका किया जाता है, कार्बन 14 का। इस क्वेश्चन को थोड़ा गहराई से पूछ सकता है कि कार्बन डेटिंग में कार्बन डेटिंग हम करते हैं जीवाश्मों की आयु का पता लगाने के लिए। तो आप ये बताइए कि कार्बन डेटिंग में किसके रेशियो से हम पता कर लेते हैं कि एज क्या है सैंपल का। तो याद कर लीजिएगा कि कार्बन 12 और कार्बन 14 के अनुपात से हम अंदाजा लगा लेते हैं कि भाई इस सैंपल का एज क्या है। तो पहला सिंपल याद कर लीजिए कि कार्बन डेटिंग में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, बात आ रही है समझ में। कोणीय संवेग ये सब उसमें पढ़ाते हैं टीजीटी वाले बैचेस में। आपका जितना औकात है जिस एग्जाम का, क्वांटम नंबर ये सब हायर बैचेस में पढ़ाते हैं, ठीक है, तो उसको इग्नोर करिए। दूसरा है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, भी नहीं पढ़ाया मैंने। एटॉमिक स्ट्रक्चर में तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन भी है, वो पढ़ने से कोई फायदा है क्या। तो हर एग्जाम का बैंडविड्थ होता है, औकात में रह के पढ़ना होता है। यूरेनियम 235, यूरेनियम 235 का इस्तेमाल हम लोग करते हैं न्यूक्लियर फ्यूल के तौर पे, न्यूक्लियर फ्यूल के तौर पे।
है ना, परमाणु भट्ठी में ईंधन के रूप में, परमाणु भट्ठी में ईंधन के रूप में। तो डायरेक्ट क्वेश्चन होगा कि परमाणु भट्ठी में ईंधन के रूप में हम यूरेनियम 235 एंड प्लूटोनियम 239 का इस्तेमाल करते हैं। इसका भी इस्तेमाल करते हैं। तो यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239 का इस्तेमाल परमाणु भट्ठी में ईंधन के रूप में किया जाता है। तीसरा याद कर लीजिएगा, यूरेनियम 238, यूरेनियम 238 का इस्तेमाल अर्थ डेटिंग में करते हैं। ठीक है, अर्थ डेटिंग में करते हैं। अब जैसे मान लिया कि कभी कभार इसमें हाइब्रिडाइजेशन का क्वेश्चन पूछ देता है एक आध, जो एग्जामिनर आते हैं क्वेश्चन बनाने के लिए, जो या तो अपनी बीवी से पिट कर आए हैं या रास्ते में कहीं पिट गए हैं, जो अपनी ज़िंदगी से खफा हैं, वो सारा फ्रस्ट्रेशन अपना निकाल देते हैं क्वेश्चन बनाने में। जैसे कभी कभार हाइब्रिडाइजेशन का क्वेश्चन पूछ दिया, तो उस हाइब्रिडेशन के एक क्वेश्चन के लिए उस सन की पागल आदमी के लिए आप पूरा हाइब्रिडाइजेशन पढ़ोगे क्या? अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाना शुरू कर दूं तो कम से कम एक हफ्ता सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन चलेगा, छोटा सा टॉपिक है ना। जो लोग केमिस्ट्री वाले होंगे वो जानते होंगे। तो उन सब के लिए जैसे एक एक क्वेश्चन कोई पूछ दिया किसी चीज का, मान लिया एक क्वेश्चन आयनिक इक्विलिब्रियम का पूछ दिया कभी किसी एग्जाम में, तो उसके लिए हम अपना जो है वक्त नहीं बर्बाद करेंगे। वो होते हैं कुछ एक आध क्वेश्चन ऐसे हैं जो आउट ऑफ सिलेबस पूछ लिए जाते हैं आपके एग्जाम में, है ना। तो अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए अब जीएस के एग्जाम में और जीएस के सब्जेक्ट में आप जो है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पूछ लोगे, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पूछ लोगे, तो ये तो बच्चों पे जुल्म है। और उसको पढ़ने के लिए क्या फ़ायदा है, टाइम लॉस नहीं करना है आपको। उस तरह के एक आध क्वेश्चन को आपको क्या करना है, इग्नोर करके चलना है ना। जैसे अभी मैंने अपने एक यूट्यूब पर डाला था एनडीए का फिजिक्स का एक क्वेश्चन। अच्छा, उस एनडीए के फिजिक्स क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कम से कम आपको 10 मिनट लगेंगे। उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन वगैरह आ जाता है। तो अगर उस तरह का सवाल आता है तो उसको छोड़ देने का है या सबसे लास्ट में बनाने का है। ठीक है, तो यूरेनियम 238 का इस्तेमाल हम लोग करते हैं अर्थ डेटिंग में। और अर्थ डेटिंग क्यों किया जाता है पता है? टू डिटरमाइन एज ऑफ रॉक, है ना, एज ऑफ रॉक, एज ऑफ रॉक, चट्टानों की आयु का पता लगाने के लिए, चट्टानों की आयु का पता लगाने के लिए, या टू डिटरमाइन एज ऑफ अर्थ, एज ऑफ अर्थ, पृथ्वी की आयु का पता लगाने के लिए, पृथ्वी की आयु का पता लगाने के लिए। तो देखिए, चट्टानों की आयु का पता लगाने के लिए या पृथ्वी की आयु का पता लगाने के लिए हम लोग अर्थ डेटिंग करते हैं। और पूछेगा अर्थ डेटिंग में हम यूज क्या करते हैं, 235 या 239, तो बोलिएगा यूरेनियम 239 का इस्तेमाल किया जाता है, यूरेनियम 239 का इस्तेमाल किया जाता है। अब आ जाइए कोबाल्ट 60, अगला हमारा है कोबाल्ट 60। कोबाल्ट 60 के बारे में तो सबको पता होगा। कोबाल्ट 60 का इस्तेमाल किया जाता है ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, कैंसर के उपचार में, कैंसर के उपचार में। क्वेश्चन होगा कि कैंसर के उपचार में हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, तो कोबाल्ट 60 का। पर यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा अंदर से भी पूछ सकता है कि कैंसर के उपचार में हम कोबाल्ट 60 का इस्तेमाल करते हैं। कोबाल्ट 60 से निकलने वाली किन किरणों का इस्तेमाल उपचार में किया जाता है, अल्फा, बीटा या गामा? अब बताइए। राजन कह रहे कि हेलो सर, मैं लाइव क्लास अटेंड नहीं कर सकता, मुझे जाना पड़ता है, रिकॉर्डेड क्लास देखता हूँ। कोई बात नहीं है, आप जो है डाउट अपना जो है हमारे इंस्टा पे पूछ लीजिएगा, देर से ही सही पर हम जवाब देते हैं। ठीक है जी, कोर्स कंप्लीट हो जाएगा मतलब 1 से 1.5 महीने के अंदर। तो कोबाल्ट 60 से निकलने वाली किन किरणों का इस्तेमाल उपचार में किया जाता है, तो गामा किरणों का। क्यों, आगे हम लोग पढ़ेंगे कि गामा की एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, गामा किरणें, है ना।
शरीर में गामा किरणों को भेजते हैं और जो सेल बेकार में डिवाइड हुआ उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। कैंसर का मतलब क्या होता है? अनियंत्रित कोशिका विभाजन। शरीर के किसी भी स्थान का कोशिका विभाजन अनियंत्रित हो जाए, सेल बेकार में डिवाइड करे और ट्यूमर बनना शुरू हो जाए और फिर वो पूरा का पूरा एरिया जो है डैमेज होने लगे, इसी को तो कैंसर कहते हैं। तो कोबाल्ट 60 का इस्तेमाल हम लोग करते हैं किसमें? तो कैंसर के उपचार में। नेक्स्ट है हमारा, कितना था नंबर? 3, ये था 4। 5वां नंबर जरा देख लीजिए आप, आर्सेनिक 74। आर्सेनिक 74, आर्सेनिक 74 का इस्तेमाल हम लोग करते हैं ट्यूमर का पता लगाने में, टू डिटेक्ट ट्यूमर। ट्यूमर का पता लगाने में, ट्यूमर का पता लगाने में। देखो कि बॉडी में जो ट्यूमर होता है ना, वो दो तरह का होता है। एक होता है बिनाइन ट्यूमर और दूसरा होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर। तो जो बिनाइन ट्यूमर होता है, बिनाइन ट्यूमर वो लोकेलाइज्ड होता है, मतलब एक जगह रहेगा, फैलेगा नहीं, और ये नॉन कैंसरस होता है। आप देखिएगा शरीर में कहीं पर कोई ट्यूमर है, कोई गांठ है जो वहीं पे है, बॉडी में और कहीं फैल नहीं रहा, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा जो ट्यूमर होता है वो होता है मैलिग्नेंट। मैलिग्नेंट ट्यूमर दरअसल कैंसरस होता है, जो बॉडी में स्प्रेड करता है। एक जगह है तो पूरी बॉडी में फैलने लगेगा, है ना। तो ये ट्यूमर जो है आपका नॉर्मल है, मतलब बिनाइन है कि कैंसरस है, इसका पता लगाने के लिए हम लोग करते हैं आर्सेनिक 74 का इस्तेमाल। छठा नंबर पे आ जाइए, सोडियम 24, है ना। सोडियम 24 का इस्तेमाल हम लोग करते हैं टू डिटेक्ट ब्लड क्लॉटिंग इन द बॉडी, टू डिटेक्ट ब्लड क्लॉटिंग इन द बॉडी, इन द बॉडी। शरीर के भीतर रक्त का थक्का का पता लगाने में, शरीर के भीतर रक्त के थक्का का पता लगाने में। कि आपकी बॉडी में कहीं पर ब्लड क्लॉटिंग हो गई है, थक्का जम गया, जैसे कहीं चोट लग गई या शरीर के अंदर कहीं पर नस फट गई, हैमरेज हो गया, इंटरनल हैमरेज, तो थक्का जम जाएगा। तो एग्जैक्ट लोकेशन हमें पता करना है कि आपकी बॉडी में जो थक्का जमा है वो कहाँ पे है। तो उसके लिए हम सोडियम 24 का क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। तो उस थक्का को पहले दवाई से हटाने की कोशिश करते हैं, अगर दवाई से नहीं हटा तो फिर सर्जरी करनी पड़ती है, सर्जरी करके थक्के को हटाना पड़ेगा। उसके बाद आ जाइए 7वें नंबर पे, आयोडीन 131। आयोडीन 131 क्या? आयोडीन 131 जो है, इसका इस्तेमाल करते हैं इन ट्रीटमेंट ऑफ ग्वाइटर, ट्रीटमेंट ऑफ ग्वाइटर। ग्वाइटर समझते हैं ना, घेघा रोग, घेघा रोग के उपचार में, घेघा रोग के उपचार में, घेघा रोग के उपचार में। और टू नो, और टू नो द एक्टिविटी ऑफ, द एक्टिविटी ऑफ थायराइड ग्लैंड, टू नो द एक्टिविटी ऑफ थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्रंथि की सक्रियता का पता लगाने के लिए, थायराइड ग्रंथि की सक्रियता का पता लगाने में। आपका जो थायराइड ग्लैंड है जो नेक में होता है, ये ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो प्रॉपरली एक्टिव है कि नहीं है, ये हमें पता करना है। तो हम लोग आयोडीन 131 का इस्तेमाल करते हैं। और अगर आपकी बॉडी में आयोडीन की कमी हो जाएगी तो क्या होगा कि ये थायराइड ग्लैंड अपना साइज बढ़ाने लगता है और ये स्वेल करके यहाँ पे लटक जाता है। इसको बोलते हैं आपका ग्वाइटर। ग्वाइटर को घेघा रोग या गलगंड रोग या ग्वाइटर भी लिख सकते हैं। उसके उपचार में हम इसका इस्तेमाल करते हैं, किसका? आयोडीन 131 का। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट, फॉस्फोरस 32। फॉस्फोरस 32 का इस्तेमाल करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ ल्यूकेमिया, ट्रीटमेंट ऑफ ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया
ल्यूकेमिया के उपचार में, ल्यूकेमिया के उपचार में, ल्यूकेमिया कितने लोगों को पता है? व्हाट डू यू मीन बाय ल्यूकेमिया? ल्यूकेमिया होता क्या है, जरा आप लोग बताइए। ठीक है जी, ल्यूकेमिया क्या होता है? आयोडीन का समस्थानिक है, जैसे कार्बन 12 होता है, कार्बन 14 भी होता है, उसी तरह से आयोडीन 130 भी होता है, आयोडीन 131 भी होता है। ब्लड कैंसर, यस, ल्यूकेमिया का मतलब होता है ब्लड कैंसर। ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया का मतलब क्या होता है? ब्लड कैंसर, ब्लड कैंसर, रक्त कैंसर, रक्त कैंसर। और रक्त कैंसर में क्या होता है? बायो में आप पढ़ेंगे कि WBCs का नंबर क्या होता है? बढ़ने लगता है। श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या, श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या जो है वो लगातार बढ़ने लगती है। तो अगर किसी के बॉडी में WBCs का नंबर लगातार बढ़ने लगे, बढ़ता ही चला जाए, तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? ब्लड कैंसर। और ब्लड कैंसर को मतलब मेडिकल की भाषा में ल्यूकेमिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ल्यूकेमिया। तो अगर पूछा जाए कि ल्यूकेमिया क्या होता है, तो बोलिएगा रक्त कैंसर। और इस ब्लड कैंसर में होता क्या है? तो जो आपके WBCs हैं, मतलब व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, उसकी संख्या लगातार बढ़ने लगती है। ठीक है, तो इस कंडीशन को बोला जाता है आपका रक्त कैंसर। ठीक है, तो आइसोटोप हमारा खत्म हो गया। आइसोटोप क्या है? वो एटम्स हैं जिसका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है, मास नंबर डिफरेंट होता है ना? मास नंबर डिफरेंट होता है। और इसके बारे में हमने सब कुछ पढ़ा दिया। कुछ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हैं, उसके हमने एप्लीकेशन भी पढ़ा दिए हैं। तो ये सब क्वेश्चन ज़्यादा रहते हैं। मैंने आपसे कहा कि आप लोगों का जो जीएस का पेपर होता है, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, उसमें टॉपिक से हट के ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं। टॉपिक से तो बहुत कम क्वेश्चन रहते हैं, इधर उधर के क्वेश्चन ज़्यादा रहते हैं। तो आपको उस पर नज़र रखनी पड़ेगी, है ना? नज़र रखनी पड़ेगी, तभी क्वेश्चन बनेंगे। जैसे अभी अब ये हमारा आज ये जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है ख़त्म हो जाएगा। और इस एटॉमिक स्ट्रक्चर ख़त्म होने के बाद जब आप लगाएंगे टेस्ट, तो देखिएगा कि आपसे सारे क्वेश्चन बनेंगे। आप चाहे किसी भी एग्जाम का प्रीवियस ईयर का पेपर उठा लेना, क्वेश्चन बन जाएंगे। आइसोटोप के बाद हम लोग देखने जा रहे हैं आइसोबार्स, समभारिक। एकदम टू द पॉइंट पढ़ेंगे, एनसीईआरटी को मद्देनजर रखते हुए पढ़ेंगे। एनसीईआरटी से भटकोगे खत्म हो जाओगे। तो वहां पे क्या था? आइसोटोप क्या था, याद है? आइसोटोप्स क्या थे? समस्थानिक क्या थे? समस्थानिक क्या थे? तो एटॉमिक नंबर क्या था? सेम था। मास नंबर क्या था? डिफरेंट था। देखिएगा, एटॉमिक नंबर क्या है? सेम। परमाणु संख्या समान। द्रव्यमान संख्या क्या था? भिन्न। यहां पे जस्ट उल्टा उल्टा हो जाएगा। वो एटम्स होंगे जिनका मास नंबर तो समान होगा। मास नंबर क्या है? सेम। द्रव्यमान संख्या क्या है? समान। लेकिन एटॉमिक नंबर क्या होगा? डिफरेंट। परमाणु संख्या होगा भिन्न। ऐसे दो एटम्स को हम क्या बोलेंगे? आइसोबार। अच्छा, ये सेम एलिमेंट के एटम होंगे या डिफरेंट एलिमेंट के एटम होंगे, बताइए? एटॉमिक नंबर डिफरेंट मतलब एलिमेंट्स डिफरेंट होंगे। तो लिख दिया कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर आर नोन एज आइसोबार्स। विभिन्न तत्व के परमाणु जिनका परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या समान होती है पर परमाणु संख्या भिन्न होती है, क्या कहलाते हैं? समभारिक कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये तो ऑप्शन में दिया रहेगा तो समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए, आर्गन, आर्गन का कितना होता है? 18। और कैल्शियम का कितना होता है? परमाणु संख्या 20 होता है। अब इन दोनों का 40 वाला हमने ले लिया आइसोटोप। तो देखिए, एटॉमिक नंबर क्या हो गया? एटॉमिक नंबर डिफरेंट है लेकिन मास नंबर क्या है? सेम है। तो ये ऑप्शन में देख कर पता चल जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा, निम्नलिखित में से कौन आइसोबार है?
तो देख लीजिएगा, मास नंबर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होना चाहिए। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो याद करने वाली बात है, याद कर लीजिएगा, नोट कीजिए, हो जाए तो लिखेंगे डन, हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है जी, विकास मौर्य। हाँ फिक्स रहेगा, यही रहेगा। महिमा लिख रही कि सर हर्ष मिश्रा को फोन दिला दीजिए बेचारे को प्लीज। क्यों, क्या हो गया हर्ष को, खो गया क्या फोन कहीं? नोट हो गया, आगे बढ़े। लेकिन इस सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन होते हैं ना आपसे, वो होते हैं आइसोटोन। आइसोटोन, तो हमने आइसोटोप पढ़ा, आइसोबार में याद रख लीजिएगा, मास नंबर सेम, एटॉमिक नंबर डिफरेंट, ऑप्शन में रहेगा, खोज लीजिएगा। और फिर हमारा आ गया आइसोटोन्स, मतलब सम न्यूट्रॉनिक। नाम से क्लियर है, सम न्यूट्रॉनिक मतलब क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होनी चाहिए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होना चाहिए, तो सेम होना चाहिए, है ना। न्यूट्रॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होनी चाहिए, तो समान होनी चाहिए। तो वैसे दो एटम जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होगी भाई साहब, सम न्यूट्रॉनिक कहलाएंगे। तो लिख लीजिएगा, वे परमाणु जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। सो एटम्स हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, इतना ही लिखना है आपको, एटम्स हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर नोन एज व्हाट, आइसोटोन। आइसो मतलब सेम, और टोन मतलब यहाँ पे एन आ रहा है, मतलब न्यूट्रॉन, है ना। आइसोटोन्स, आइसोटोन्स, ठीक है। सो एटम्स हैविंग, क्या लिखना है, एटम्स हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर नोन एज व्हाट, आइसोटोन। फॉर एग्जांपल देखिएगा, एक एग्जांपल मैं ले रहा हूं सल्फर का और फास्फोरस का, ठीक है। तो सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16, फास्फोरस का होता है, फास्फोरस और सल्फर, फास्फोरस और सल्फर, ठीक है। तो सल्फर और फास्फोरस ले रहे हैं, और भी कोई इसमें से कोई भी हम ले सकते थे। तो फास्फोरस ले लीजिए, सल्फर ले लीजिए। तो फास्फोरस का कितना होता है 15, सल्फर का कितना होता है 16, इसका 31 और इसका होता है 32। अब आप मुझे बताइए कि क्या ये दोनों आइसोटोप हैं क्या, आइसोटोप हैं क्या? तो आप कहेंगे सर आइसोटोप होने के लिए परमाणु संख्या समान रहनी चाहिए। आप मुझे बताइए क्या ये आइसोबार हैं क्या? तो कहेगा सर नहीं, आइसोबार होने के लिए मास नंबर सेम होना चाहिए, मास नंबर सेम होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि क्या ये आइसोटोन तो नहीं है। आइसोटोन होने के लिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होना चाहिए। तो न्यूट्रॉन सेम होने के लिए क्या करते हैं, न्यूट्रॉन निकालने के लिए मास नंबर से एटॉमिक नंबर को माइनस कर देते हैं। तो 31 माइनस 15, और यहाँ पे निकाल दो 32 माइनस 16, तो 16 16 हो गया बिल्कुल, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन आइसोटोन है, तो चारों ऑप्शन को चेक करना है, और चारों ऑप्शन को चेक करना है जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन समान हो जाए वो आइसोटोन होगा, वो सही उत्तर हो जाएगा। तो आइसोटोन निकालने के लिए क्या करते हैं, द्रव्यमान संख्या से परमाणु संख्या को माइनस कर देते हैं। तो ये सारे के सारे देखो ना आइसोटोन है, जैसे सल्फर 16 36, 17 37, 18 38, पोटेशियम 19 39, कैल्शियम 20 40, ये सब में देखिए आप 20 न्यूट्रॉन हैं। तो ये सब एक दूसरे के क्या हैं, आइसोटोन्स हैं, ठीक है, आइसोटोन्स। योगिता कह रही कि सर राकेश सर को मेरा मैसेज पहुंचा दीजिए। राकेश सर ऐप पर लाइव हैं, इसका मतलब आप जो बैच में रिकॉर्डेड पढ़ा रहे हैं। अच्छा, ऐसा कैसे हो सकता है? देखिए मैंने आपका नाम लिया, इसका मतलब क्या है, लाइव हूं मैं, मेरा रिकॉर्डेड नहीं जाता जी, ठीक है। मतलब क्या है कि अगर सबका नाम लिया जाए तब लगता है कि लाइव चल रही है ना, और नाम ना लिया जाए इसका मतलब है कि रिकॉर्डेड चल रही है। अब सबका नाम लेना तो मुश्किल है योगिता, ठीक है। तो एग्जाम्पल ये सब के सब क्या है,
आइसोटोन के ही एग्जाम्पल हैं। सल्फर 1636 वाला आइसोटोप, क्लोरीन 1737 वाला आइसोटोप, आर्गन 1838, पोटेशियम 1939, कैल्शियम 2040, ये सब क्या है? आइसोटोन है। सब में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या है? सब में न्यूट्रॉनों की संख्या 20 है। देखिए 36 माइनस 16, 37 माइनस 17, 38 माइनस 18, 39 माइनस 19, 40 माइनस 20, ये सब क्या है? आइसोटोन ही है। और कितना एग्जाम्पल थे? हाँ जी कृष्णकांत, ठीक है, ठीक है। हाँ, योगिता कह रही कि आप लाइव हो। क्या भाई, बिल्कुल मैं लाइव हूँ योगिता। कपिल सिंह साहब है ना, कृष्ण यादव जी, हिस्ट्री की क्लास उसमें वॉइस इशू है, चलिए देखते हैं। हाँ बिल्कुल एक्सेप्ट करते हैं, जैसे ही टाइम मिलता है हम मैसेज का जवाब भी देते हैं, क्योंकि हज़ारों हज़ारों मैसेज रहते हैं और मुझे ही करना है। मैंने कोई आदमी नहीं रख रखा है कि वो रिप्लाई करे, मैं खुद रिप्लाई करता हूँ एक एक मैसेज का। अंजलि क्या पूछ रही है? सर गगन सर की क्लास क्या नहीं आती? बिल्कुल आती है। क्वेश्चन बनेंगे कि निम्नलिखित में से कौन आइसोटोन है, तो ऑप्शन में आप मिला लीजिएगा। जैसे ये ऑप्शन में है तो ये वो सही उत्तर हो जाएगा। एक और होता है आपका आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स सम इलेक्ट्रॉनिक, नाम से क्लियर है क्या सेम होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होने हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होने हैं? सेम होने हैं। इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होनी है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या होनी है क्या? तो समान। तो देखो इसमें आप लिखना है कि एटम्स और आयंस, क्या? एटम और आयंस हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, atoms or ions having same number of electrons are known as what? Isoelectronics। अब देखिए यहां पर क्या है, एटम्स या आयंस। तो अब जिस बच्चे ने पिछला क्लास मिस किया है वो आयन समझ में नहीं आएगा उसको, ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट भी समझ में नहीं आएगा। तो एटम या आयन जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं, है ना। तो जिन परमाणुओं और आयनों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होगी उन्हें सम इलेक्ट्रॉनिक कहेंगे। अब एक एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं, उससे सारा क्लियर हो जाएगा। जनरली ये एग्जाम्पल जो मैं लेने जा रहा हूं वो इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम में बड़ा चाहिता है, नीट वाले में भी बड़ा चाहिता है, उससे क्लियर हो जाएगा। तो देखिएगा एक एग्जाम्पल मैं लेने जा रहा हूं, सोडियम प्लस, मैग्नीशियम 2+, एल्युमिनियम 3+ और फ्लोरीन माइनस, फ्लोरीन माइनस। देखिएगा सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है, परमाणु संख्या होती है 11 होती है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है, एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है और फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है। अब ध्यान दीजिए मेरी तरफ, कमेंट को बंद रखिए, बहुत कमेंट करते हैं आप। एटॉमिक नंबर 11 मतलब इलेक्ट्रॉन इसमें रहे होंगे कितने? 11। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने रहे होंगे गैस? 11 रहे होंगे। +1 कहने का मतलब क्या है? एक निकाला गया इसमें, मतलब इलेक्ट्रॉन्स कितने बच गए? 10। हमने पढ़ाया था पिछले क्लासेस में कि किसी एटम पर एक पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब उससे एक इलेक्ट्रॉन निकाला गया। 2 पॉजिटिव चार्ज है, 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाले गए। 3 पॉजिटिव चार्ज है, 3 इलेक्ट्रॉन्स निकाले गए। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स रहे होंगे 11, लेकिन +1 कहने का मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकाला गया, मतलब 10 हो गया। फिर से देखिए यहाँ पे मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 12 है, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन्स रहे होंगे 12, लेकिन +2 कहने का मतलब 2 निकाले गए, कितने बचे? 10। उसी प्रकार अगर हम बात करें एल्युमिनियम, तो एल्युमिनियम जो है, एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 है, इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन्स रहे होंगे 13, लेकिन +3 कहने का मतलब 3 निकाला गया, तो इलेक्ट्रॉन बच गए 10। उसी प्रकार फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स रहे होंगे 9,
लेकिन -1 कहने का मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड किया गया, तो इलेक्ट्रॉन हो गए आपके 10। और रुक जाइए थोड़ा सा, नियॉन ले लेते हैं। नियॉन, नियॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? नियॉन का एटॉमिक नंबर होता है 10। नियॉन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 10। तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 10, क्योंकि इस पे कोई चार्ज नहीं, क्योंकि जितना एटॉमिक नंबर उतना ही प्रोटॉन्स उतने ही इलेक्ट्रॉन्स, तो इस पे कोई चार्ज नहीं है, तो जितना एटॉमिक नंबर होगा उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब आप डेफिनेशन पे ध्यान दीजिए, एटम्स या आयंस, एटम या आयंस जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होगी क्या कहलाएगा? आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहलाएगा। सो एटम्स और आयंस हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, atoms or ions having same number of electrons are known as isoelectronic। तो क्वेश्चन होगा कि निम्नलिखित में से कौन आइसो इलेक्ट्रॉनिक है? ऑप्शन में ये दोनों दे सकता है, ये दोनों दे सकता है, ये दोनों दे सकता है, ये और ये दे सकता है। कोई भी पेयर उठा के दे देगा, वही सही उत्तर होगा आपका। तो ये सब के सब क्या हैं? एक दूसरे के आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं। कोई शक है समझने में? रजनी रावत पूछ रही सर लाइव है क्या? बिल्कुल लाइव है। हाँ, तो अब देखो, ये जो हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर था, एटॉमिक स्ट्रक्चर था वो फिनिश हो गया। एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है वो हमारा हो गया फिनिश। अब आपको देखो क्या करना है कि कॉन्फिडेंस लाने के लिए मैंने आपसे कहा था इंट्रोडक्शन की क्लास में, मैंने आपसे कहा था इंट्रोडक्शन की क्लास में गाइस कि देखो आपको क्या करना है कि थ्योरी जो हम पढ़ा रहे हैं वो ऐप पे तो चल ही रहा है, हमारा जो करियरविल ऐप है प्यारा सा, उस पे थ्योरी चलती है। बाकी प्रैक्टिस के लिए है ना, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आना है हमारे यूट्यूब चैनल पे। देखो इसका हमने कोई फी नहीं रखा है, हमारे यूट्यूब चैनल पे आप आइए और इस पे आप प्रैक्टिस कीजिए। जैसे 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 हम पेपर अपना थ्योरी पढ़ेंगे वैसे ही वैसे उस पर अपलोड रहेगा। जैसे पहला है एटॉमिक स्ट्रक्चर। अब इस प्रैक्टिस सेशन को आप अटेम्प्ट कीजिएगा, 20 मिनट का होगा, 25 मिनट का। जितना आपका स्कोर आता है ईमानदारी से आप शेयर करिएगा। कमेंट बॉक्स में आप अपना स्कोर क्या करना है, आपको लिखना है, अपना नाम लिखना है, आपका क्या नाम है और आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, ताकि मुझे पता चले कि भाई किस किस स्टेट से लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, है ना। आपका राज्य क्या है, जैसे कोई हरियाणा से हैं, कोई बिहार से हैं, कोई पंजाब से हैं, है ना। तो ईमानदारी से जितना आ रहा है उतना ही आपको क्या करना है, स्कोर शेयर करना है। कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिख देना है, वहां पे स्टेट के बारे में लिख देना है, ठीक है। तो आप कहिएगा सर वो यूट्यूब चैनल कौन सा है, तो यूट्यूब चैनल की अगर हम बात करें तो हमारा यूट्यूब चैनल है साइंस बाय जुबैर एहसानी। और देखिए कोर्स से ज़्यादा प्रैक्टिस सेशन बिकता है हमारे करियरविल ऐप पे, तो करियरविल ऐप चाहता तो इसका भी एक प्रैक्टिस सेशन का कोर्स बनाकर डाल देता, पर वो हमें मिला हुआ है परमिशन कि नहीं आप जो है प्रैक्टिस सेशन करवा सकते हैं। तो हमने प्रैक्टिस सेशन का स्टार्ट कर दिया है और ये हर एग्जाम के लिए है, बिल्कुल ब्रह्मास्त्र होगा, है ना। ये मत सोचिएगा कि क्या ये एसएससी के लिए होगा, क्या ये रेलवेज के लिए होगा, क्या ये एनटीपीसी के लिए होगा, क्या ये टीचिंग एग्जाम्स के लिए होगा। तो हर एग्जाम के लिए एप्लीकेबल होगा, क्योंकि इसमें हमने एनसीईआरटी बेस्ड और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस रखे हैं, जिससे आपका थ्योरी क्लियर होगा, और थ्योरी क्लियर होगा तभी क्वेश्चन बनेंगे। दूसरी बात कि जो बच्चे हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं वो फेसबुक और इंस्टा पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जुबैर एहसानी के नाम से मैं फेसबुक और इंस्टा पे आपको मिल जाऊंगा। और ये जो प्रैक्टिस सेशन है इसकी जो पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाया करेगी। टेलीग्राम चैनल का नाम है साइंस का सुरूर। क्या नाम है जी? साइंस का सुरूर नाम है। दूसरी बात, जिन लोगों को लगता है कि ये वीडियो रिकॉर्डेड चल रही है तो वो अपनी गलतफहमी निकाल दें, ये लाइव चल रही होती है हमारी क्लासेस,
भले ही हम सब बच्चों को रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे बैचेस में बच्चे जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, और सबकी बातों को एक एक करके जब रिस्पॉन्ड करने लगे तो फिर पढ़ाई नहीं हो पाएगी। ठीक है, पढ़ाई नहीं हो पाएगी। तो आपको क्या करना है कि जाना है यूट्यूब चैनल पे, और इसको क्या करना है, पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि कोई भी हम वीडियो डालते हैं, कभी भी हम लाइव आते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचनी चाहिए। उसके बाद जो भी अच्छे बच्चे हैं जिनको सच में एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, यूट्यूब पर सिर्फ हल्ला नहीं मचाना है, तो उनको शेयर कर दीजिएगा, है ना, ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके, है ना। अभी जैसे एलटी ग्रेड का मैं क्लास ले रहा था, तो उसमें बच्चे कह रहे थे सर हम तो शेयर इसलिए नहीं करते कि कंपटीशन बढ़ जाएगा। नहीं भाई, सबको शेयर कीजिए, सबका भला होना चाहिए, है ना। आपको तो एक ही सीट चाहिए ना। दूसरी बात, ये जो पीएनजी की बात हो रही है, तो एक बार आप मुझे मुझे बताएं कि क्या ये अभी तक जो 3 क्लासेस हुई हैं उसकी पीएनजी अपलोड हुई है कि नहीं हुई है, बताइए। हर्ष मिश्रा और रोहित कुमार साहब, जितने लोग भी लाइव हैं मुझे बताइए। हाँ, एलटी ग्रेड का 2 बजे से लाइव हम आएंगे, और जो बच्चे एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उन तक मेरा मैसेज पहुंचा दीजिएगा कि हर दोपहर 2 बजे हम लाइव आते हैं एलटी ग्रेड की क्लासेस लेकर, बायोलॉजी की क्लासेस लेकर। ठीक है, यूपीएसआई के बारे में तो ऐड चला ही होगा, अभी सबकी शुरू हो जाएगी, थोड़ा सा धैर्य रखिए। कौन कौन सा मिसिंग है बता दीजिए। हाँ सुमित, लाइव है। क्लास 1 की नहीं हुई है अपलोड। ठीक है, और बताइए कौन सा मिसिंग है। नीरज, हाँ बिल्कुल एकदम 100% सही रहेगा। आशीष, हाँ पीएनजी वही तो मैं पूछ रहा हूँ। सर सुनिए, हाँ बताइए तनु, अब मैं आपकी तरफ ही मुखातिब हूँ, चलिए जो जो प्रॉब्लम है वो बताइए मुझे। हाँ प्रीति, एकदम शोर है, सभी का शोर है। सारे क्लास की पीएनजी अपलोड नहीं हुई, बताइए कौन कौन सा मिसिंग है। बायो की क्लास 4 बजे होगी, आज 4 बजे होगी, 30 तक की होगी ये। ठीक है, फेसबुक और इंस्टा नहीं चलाते, तो उसके लिए फिर हम एक व्हाट्सएप नंबर आपको दे देंगे, बाकी लोगों सबको दे देंगे, उस पर मैसेज करिएगा। लास्ट वाला पेज एक बार और दिखा दे। ठीक है, लास्ट वाला पेज जी लो दिखा दिया। ठीक है, और बताइए। हाँ डीपीपी डाल दी जाती है। ये काफी चिल्ड हो गया है, 25 पे कर देते हैं। सीजीएल के लिए इतनी केमिस्ट्री जो है, हाँ हाँ एकदम काफी है, उससे हायर लेवल लेके चल रहे हैं हम। अभी देखिए लेवल तो आपका 6 to 12 जाएगा, क्यों टेंशन ले रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वगैरह भी हम करेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम पढ़ाएंगे आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक है, अब पीएनजी अपलोड नहीं हुई वही तो पूछ रहा हूँ मैं, बता दीजिए कौन कौन सा अपलोड नहीं हुआ है, मैं चेक कर लूँगा, कोई बात नहीं, चलिए। और बताइए प्रीति, ऋतु, और कोई दिक्कत आ रही है किसी को। स्वाति, जैसे ही खत्म हो, ये देखिए वो टीम डालती है ना टीचर, बस तो टीचर का काम है पढ़ाना, वो टीम रहती है उसकी प्रॉपर, वो लोग पीएनजी वगैरह अपलोड करते हैं, वो तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपको दिक्कत ना हो। हाँ एटॉमिक स्ट्रक्चर फिनिश हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री, और उसमें हम लोग बात करेंगे न्यूक्लियर रिएक्शन की, जिसमें एटम बॉम्ब, हाइड्रोजन बॉम्ब, न्यूक्लियर रिएक्टर। तो हमारा अगला टॉपिक क्या होगा, न्यूक्लियर रिएक्शंस। अगला टॉपिक हमारा क्या होगा, न्यूक्लियर रिएक्शंस, नाभिकीय अभिक्रियाएं, नाभिकीय अभिक्रियाएं। न्यूक्लियर रिएक्शंस आपको 10th में नहीं पढ़ना है, ठीक है, मतलब हम 11th लेवल की बात यहाँ पे करने वाले हैं। तो केमिस्ट्री में आपको पढ़ना है 11th में, और फिजिक्स में पढ़ना है आपको 12th में, तो दोनों को मिला करके हम पढ़ने वाले हैं। हाँ बिल्कुल हो जाएगा आरती सिंह, क्या बात कर रहे हैं आप, पहले 2-4 चैप्टर हो जाने दीजिए। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके प्रीवियस ईयर लगाइए, नहीं बनेगा तो बोलिएगा मुझे कि सर क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं। ठीक है, क्लास की टाइमिंग जो है सबकी चेंज नहीं हो सकती ना, बायोलॉजी की 4 बजे जो है वो चलेगी, क्योंकि
वो शेड्यूल ही नहीं है, ना तो शेड्यूल है ना तो स्टूडियो है, क्योंकि एक क्लास यहाँ पे नहीं चलती ना, बहुत सारे टीचर्स की क्लास चलती है, और किसी का एक शेड्यूल फिक्स हो गया ना तो उसको फिर इधर उधर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बाकी सारे टीचर्स की क्लास पे उसका असर पड़ता है। ठीक है, लास्ट वाला लगा तो दिया, ये लास्ट वाली स्लाइड है, लास्ट वाली स्लाइड ये लीजिए। नंबर हम जारी जारी कर देंगे, तो उस पर इंटरेक्ट कीजिएगा। जो लोग फेसबुक और इंस्टा नहीं चलाते, क्यों नहीं चलाते, हमारे इंस्टा पे जाके देखिएगा, मज़ा ही आ जाएगा आपको। हमने जितने भी शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह डाले हैं वो सब इंस्टा पे ही मिलेंगे आपको, और यूट्यूब के शॉर्ट्स में भी जाइएगा, शॉर्ट्स ज़रूर देखिएगा मेरा, उसमें एक क्वेश्चन में 4-4 5-5 चीज़ों के कॉन्सेप्ट रहते हैं। ठीक है जी। हाँ, अपलोड कर दिया गया है। एक तो कंप्लीट अपलोड करवा देंगे हम, मतलब पूरे केमिस्ट्री का एक साथ अपलोड करवा देंगे, और एक रोज़ जो जैसे जैसे हम पढ़ाएंगे उसकी पीएनजी रहेगी। तो मान लिया किसी का कोई मिस है, कोई एक बार अगर नोट्स बनाना चाहते हैं तो वो उससे नोट्स बना लेंगे। ठीक है। हाँ, तो जो नहीं चलाते उसके लिए हम अपना व्हाट्सएप नंबर दे देंगे, उस पर आप क्या करिएगा, अपना मैसेज वगैरह कर दीजिएगा। आपको कोई भी दिक्कत हो, मतलब कोई पीडीएफ मिसिंग हो या और कोई परेशानी आ रही हो, तो उस पर आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा। शायरी तो देखिए कोई वर्ड वैसा याद आया नहीं तो शायरी याद नहीं आई, है ना। आज लगेगी बायोलॉजी की क्लास। शो नहीं हो रहा है क्या बायोलॉजी वाली? बायोलॉजी वाली शो हो रही है कि नहीं हो रही है क्लास? और कोई जी? व्हाट्सएप चैनल का नाम वही है, साइंस का सुरूर। तो व्हाट्सएप चैनल का भी नाम है क्या, साइंस का सुरूर। ये व्हाट्सएप चैनल भी है, व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल दोनों ही साइंस के सुरूर से है। हाँ बिल्कुल दे देंगे हम। एक नंबर हम आप लोगों के लिए स्पेशल लेंगे, और वो नंबर हम शेयर कर देंगे, तो उस पर आप लोग अपना जो भी कंसर्न है वो बताइएगा, है कि नहीं। चलिए, और कोई दिक्कत है तो बता दीजिए। साइंस का सुरूर, यस, अभी साइंस का ही सुरूर होना चाहिए, बाकी चीज़ों का सुरूर जो है वो बाद में पालिएगा। तो दिक्कत नहीं होने देंगे हम, टेंशन मत लीजिए। आपसे हम संपर्क में रहेंगे, मतलब जब तक हम पढ़ रहे हैं तब तक भी, और बैच ख़त्म होने के बाद भी हम आपसे कांटेक्ट में रहेंगे। ऐसा नहीं कि बैच ख़त्म हो गया तो आपसे नाता टूट गया, बिल्कुल नहीं। ठीक है, ठीक है। चलिए, तो मिलेंगे अगले सेशन में। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन।